तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। आज का दिन बेहद ख़ास है। ख़ास इसलिए कि शायद हम में से या आप में से सभी ने पहली बार वो मंज़र देखा था। आज से ठीक 20 साल पहले 9/11 यानी 11 सितंबर की वो बात है जब इस दुनिया ने सबसे बड़ा आतंकवादी हमला देखा। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 ट्विन टावर पर 2 प्लेन जाकर टकराता है और इसके बाद और भी जगहों पे हमले होते हैं। करीब 3000 लोगों की मौत होती है। दुनिया दहल गई थी और इसकी एक वजह यह है कि वो तस्वीर आज भी हर एक के जहन में ज़िंदा है कि कैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जब प्लेन टकरा रहा है और उसके बाद वो बिल्डिंग कैसे मटियामेट होकर गिरती है। ये सारी तस्वीरें कैद हैं। मुझे आज भी याद है वो 20 साल पहले का वो मंज़र। लगता है कि अभी कल की बात हो। तो आज 20 साल पूरे हो गए 9/11 को। 9/11 की पूरी कहानी आपको इसी कहानी के एपिसोड में मैंने डिटेल में सुनाई है। लेकिन आज एक ऐसी कहानी जिस पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि अमेरिका ने आखिर कहाँ पे लापरवाही बरती जिसकी वजह से 9/11 जैसे हमले हुए। बेशक दुनिया में इससे पहले ऐसा हमला नहीं हुआ जब किसी प्लेन को ही बॉम्ब बनाकर किसी बिल्डिंग से टकराना, किसी शहर पे गिराना, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अलकायदा की सोच थी, ओसामा बिन लादेन और उसके कुछ ख़ास लोगों की प्लानिंग थी। लेकिन अमेरिका चाहता तो इस हमले को रोक सकता था। और कैसे? जब आज आप जो कहानी सुनेंगे आज की, उसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ख़ासतौर पर एविएशन के फील्ड में लापरवाही बरती जिसकी वजह से 9/11 हुआ। वरना अमेरिका को मालूम था कि ऐसी साजिश उसके ख़िलाफ़ रची जा रही है और कभी भी इस तरह का हमला हो सकता है। उसके बावजूद अमेरिका नाकाम रहा ऐसे हमलों को रोकने के लिए। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, इसका खुलासा होता है एक ओ प्लान बोजिनका, BOJINKA। ये एक ओ प्लान बोजिनका वो प्लान है जो 9/11 से 6 साल पहले जिसका खुलासा हो चुका था और ये पूरी साजिश अलकायदा की थी। यानी 9/11 2001 में हुआ। असल में ये हमला 1995 में होना था और इससे भी बड़ा हमला होना था। लेकिन किस्मत कहिए कि 11 प्लेन में जो धमाके होने थे वो एक छोटे से कमरे में हुए एक धमाके ने उसको नाकाम बना दिया और अमेरिका जाने वाले 11 जहाज़ जिसको बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जाना था वो एक हमला रोक दिया गया। पूरी कहानी 1995 की है, बल्कि 94 से शुरू होती है। कहानी की ज़मीन थी फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक थिएटर में एक धमाका होता है, सिनेमा हॉल में, और उस धमाके में करीब 10 लोग घायल हो जाते हैं। उससे पहले उसी के एक मॉल के जनरेटर जहाँ पे रखा होता है वहाँ पे एक धमाका होता है, उसमें भी 5-6 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन इन धमाकों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, बात आई गई हो जाती है। अब जनवरी 1995 की बात है। जनवरी के 2nd वीक में पोप जॉन पॉल, सबसे बड़े धार्मिक नेता जो हैं, गुरु हैं, मतलब नेता तो नहीं कहेंगे, धार्मिक गुरु कैथोलिक के, पोप जॉन पॉल को दौरा करना था फिलीपींस की राजधानी मनीला में। पोप जॉन पॉल की सुरक्षा के बड़े कड़े इंतज़ाम होते हैं, तो उनको आना था जनवरी 1995 में मनीला में। लेकिन उससे पहले 6 जनवरी 1995, 6 जैन 1995 को इसी मनीला में एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद 9/11 को 6 साल बाद जो हुआ उसको रोक सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनीला के एक अपार्टमेंट में, एक घर में एक धमाका होता है 6 जनवरी 1995 की शाम को। धमाके की खबर मिलती है पुलिस को, फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुँचती है, पुलिस की टीम पहुँचती है। धमाके की वजह से एक कमरे में आग लग गई। पुलिस ने उस फायर ब्रिगेड की मदद से आग को उसको बुझाया और ये सारी चीज़ें होने के बाद कमरे को सील कर दिया गया। नेक्स्ट डे पुलिस की टीम, अब वहाँ पे ये था कि एक तो पोप जॉन पॉल आ रहे हैं, ऊपर से ये धमाका हुआ है, तो क्या उससे इसका कोई रिश्ता है? पोप जॉन पॉल की सिक्योरिटी और उनके थ्रेट को लेके पहले से काफ़ी इनपुट्स थे। तो पुलिस इस धमाके को, पहले तो ये कि एक नॉर्मल किसी वजह से धमाका हुआ, लेकिन फिर उसको लगता है कि कहीं साजिश के तार पोप जॉन पॉल से तो नहीं जुड़े हैं, और इसीलिए पुलिस थोड़ी सीरियस होती है। नेक्स्ट डे वो इस घर में फिर पहुंचती है, जाकर तलाशी लेती है। अब जब वो घर में जाकर तलाशी लेती है
तो उस घर से उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो पूरा मामला ही एक तरह से खोल कर रख देता है। घर की तलाशी के दौरान अंदर से बहुत सारे केमिकल, लिक्विड्स, पेन, पेंसिल, इलेक्ट्रिक वायर्स, ऐसी सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि ये वो चीज़ हैं जिनसे बॉम्ब बनाया जा सकता है। अब एक कमरे में, एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इस तरह बॉम्ब बनाने की जो चीज़ें हैं, सामान है, कैसे हैं? पुलिस के कान खड़े होते हैं। इसी दौरान में उसी कमरे में एक शख्स आता है और वो बताता है कि इस आग में कंप्यूटर जल गया और मैं उसको रिपेयर करने के लिए आया हूँ। पुलिस को शक होता है कि ये अचानक कैसे, वो उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद वो अपना कुछ और नाम बताता है, बयान बताता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उस शख्स का नाम सामने आता है, और जो नाम था उसका, उस शख्स का, उसने अपना नाम पहले झूठ बोला था। पता चला कि इसका नाम है अब्दुल हकीम मुराद। अब अब्दुल हकीम मुराद से पुलिस डिटेल में पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद उस कंप्यूटर को ऑन करवाया जाता है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद उसमें एक फ़ाइल मिलता है। उस फाइल में लिखा था ओ प्लान बोजिनका। अब उस फाइल को जब खोलती है पुलिस और उस फाइल को पढ़ती है, तो एक ऐसी साजिश उस फाइल में से बाहर निकलती है जिसको पढ़ और देखकर न सिर्फ फिलीपींस की पुलिस बल्कि दुनिया के ज़्यादातर देश चौंक जाते हैं, क्योंकि ये फाइल अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले का एक दस्तावेज़ था, जिसमें कब कहाँ कैसे हमला होना था वो सब कुछ लिखा था। इस फाइल की शुरुआत होती है, इसमें एक डेट लिखा था 11 दिसंबर 1994। फिलीपीन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट थी 434, ये मनीला से टोक्यो जा रही थी। इस फ्लाइट में रमज़ी यूसुफ नाम का एक शख्स किसी और फेक नाम से सवार होता है। इटालियन पासपोर्ट था उसके पास, और वो वहाँ जाने के बाद सीट नंबर 29K इस पे बैठ जाता है। इसको बीच में उतरना था, दूसरे इससे टोक्यो से पहले ही एक और जगह थी जहाँ पे इसको उतरना था। जो पहला स्टॉप आता है सेबू, एक सेबू डेस्टिनेशन था जहाँ पे उतरना था। तो रमज़ी यूसुफ बैठता है मनीला से, प्लेन टोक्यो तक जानी है, और ये सेबू में उतर जाता है सीट नंबर 29K। लेकिन उतरने से पहले ये बड़ी खामोशी से सीट नंबर 29K के नीचे एक लिक्विड बॉम्ब फिट करता है उसमें, और वो एक टाइमर बॉम्ब था, उसको टाइम के ज़रिए ब्लास्ट करना था। अब ये जब उतरा तो एक दूसरा पैसेंजर उसमें आकर बैठता है, उसका नाम था इकेगामी। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था। इसके बाद ये प्लेन टेक ऑफ होता है। अब इसको टोक्यो जाना है, लेकिन टोक्यो से पहले ही इस प्लेन में अचानक धमाका होता है, और ये धमाका उसी सीट नंबर 29K के नीचे होता है। धमाके से प्लेन में एक होल हो जाता है और इकेगामी की मौत हो जाती है। 10 और पैसेंजर उस प्लेन में जो सवार थे वो घायल हो जाते हैं। प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि होल हो गया, बाहर से तेज़ हवा आ रही थी, लेकिन दोनों पायलट ने किसी तरह से इस प्लेन को कंट्रोल किया और ओकिनावा एक जगह जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग की। सारे मुसाफिरों की जान बच गई, सिर्फ एक मुसाफिर की जान गई। अब ये बॉम्ब कैसे फटा और क्या थी इसके पीछे की साजिश, ये ओ प्लान बोजिंका में लिखा हुआ था। जो फाइल उस कंप्यूटर से निकली मनीला की, उसमें यह था कि ओसामा बिन लादेन के ख़ास 2 से 3 लोग उस वक्त से ये सोच रहे थे कि इस दुनिया में कैसे आतंकी हमला करना ऐसा जिससे पूरी दुनिया चौंक जाए। और उसमें ख़ास तौर पर 3 नाम थे, अब्दुल हकीम मुराद, रमज़ी यूसुफ और खालिद शेख मोहम्मद। इन तीनों ने मनीला में रहने के दौरान जितने भी आसपास के एशियन कंट्री थे वहाँ का खूब दौरा किया, सारे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक की, और फिर इन्हें लगा कि उस वक्त जो सिक्योरिटी थे 1995 में, अगर लिक्विड बॉम्ब के ज़रिए एयरपोर्ट में एंट्री की जाए तो पकड़ में नहीं आएंगे। लिक्विड बॉम्ब पकड़ने का कोई ऐसा उनके पास मशीन या ऐसी चीज़ नहीं थी एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास। लेकिन अब इन्हें ये था कि लिक्विड बॉम्ब से प्लेन को तो उड़ाना है, लेकिन ट्रायल कैसे होगा। तो सबसे पहला ट्रायल इन्होंने दिसंबर 1995 में किया। मनीला के एक सिनेमा हॉल में गए, उन्होंने वहाँ सीट के नीचे एक लिक्विड बॉम्ब रखा, बट इतना बॉम्ब रखा कि इससे ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वो मनीला के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, बट इम्पैक्ट देखना चाहते थे। और क्यों एक थिएटर को चुना, सिनेमा हॉल को, वो इसलिए
कि उन्हें लगा कि जो प्लेन में जिस तरह की सीट्स होती है, पैसेंजर जैसे बैठते हैं, उसमें काफ़ी कुछ सिनेमा हॉल की वो सीट्स भी जो है मिलती जुलती है। तो एक बंद सिनेमा हॉल के अंदर अगर एक ब्लास्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट कितना होता है, ये टेस्ट करने के लिए सिनेमा हॉल से बेहतर कोई जगह नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने सिनेमा हॉल को चुना। बम बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं था और उन्होंने उसको डेटोनेटर्स के साथ ब्लास्ट किया। उस सिनेमा हॉल में 10 लोग घायल हुए इस धमाके से। दूसरा ये था, उनको एक जनरेटर मॉल में गए, जनरेटर रूम में, और उस जनरेटर रूम में उन्होंने एक बॉम्ब को और ट्रायल किया। अब उसका मकसद ये था, ये देखना था कि अगर एक प्लेन में बॉम्ब रखते हैं और जो प्लेन का इंजन है, ऑयल इंजन जिसमें ऑयल सारी टैंक है, अगर वहाँ तक वो धमाका पहुँचे तो फिर कैसा ब्लास्ट होगा। तो इन्होंने एक दूसरा धमाका एक मॉल में मनीला में टेस्ट के तौर पे किया। उसमें भी करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। जब ये दोनों हो गया तब इन्होंने फिर कहा कि अब तीसरा रियल टेस्ट करते हैं, और वो रियल टेस्ट था एक प्लेन में ब्लास्ट करना, और इसके लिए उन्होंने चुना फिलीपीन एयरलाइंस की प्लेन को। इसमें भी इस बार उन्होंने बॉम्ब बहुत ज़्यादा ताकतवर नहीं रखा, लेकिन पूरे प्लेन की इन्होंने रैकी कर रखी थी। इन्होंने, चूँकि ये सारे इंजीनियर भी थे, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इन्होंने बॉम्ब इस तरीके से बनाया था कि उस सीट के नीचे रखनी है जिस सीट के नीचे प्लेन का ऑयल टैंक हो, जो तेल की टंकी है, ताकि जब धमाका हो तो धमाका जो है वो उस ऑयल टैंक तक पहुँचे और फिर ज़बरदस्त धमाका हो और बड़े पैमाने पर फिर तबाही हो। तो इन्हें पता चला कि जो फिलीपीन एयरलाइंस थी, बोइंग 747-238B, इस प्लेन का ऑयल टैंक जो है वो 29K सीट नंबर के ठीक नीचे है। इनकी जानकारी सही थी, लेकिन थोड़ी सी इसमें प्लानिंग में गड़बड़ हो गई। वो ये कि इस फिलीपीन एयरलाइंस में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी कुछ महीने पहले, और उन्होंने इसको बनवाया। तो फिर इसी दौरान में उसको मॉडिफाई भी कर दिया गया, और अब मॉडिफाई होने के बाद इस प्लेन का ऑयल टैंक जो है वो 29K के बजाय 26K के नीचे आ गया था, मतलब 3 सीट पहले। और यही वजह है कि जब ये धमाका हुआ तो ऑयल टैंक तक धमाका नहीं पहुंचा, क्योंकि वो ऑयल टैंक पीछे था, और इसलिए नुकसान नहीं हुआ। एक शख्स जो सिर्फ 29K पे बैठा था उसकी मौत हुई, और जो आसपास में थे वो 10 मामूली तौर पर ज़ख्मी हुए। लेकिन उनका ये था कि जो ऑपरेशन था, ट्रायल था, वो सक्सेसफुल रहा कि लिक्विड बम प्लेन तक पहुंचाया जा सकता है। अब ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इनका असली टारगेट जो था वो था 21 और 22 जनवरी को 1995 एशिया से अमेरिका जाने वाली 11 अलग अलग प्लेन को बॉम्ब से उड़ाना। और ये सारे जो हैं ये समंदर में, जहाँ पे इस प्लेन का मलबा भी ना मिले, ऐसी जगह पे टाइमर इनको फिट करना था एशिया पैसिफिक में। और जितनी भी ये प्लेन थी वो सारे यूएस एयरलाइंस के। अब जो इन्होंने तैयारी की, जो इन्होंने चुना, इसके लिए सबसे पहले ये सारे एयरपोर्ट को इन्होंने खंगाला कि कहाँ कहाँ से ईजिली जा सकता है, और जो 11 डेस्टिनेशन चुने इन्होंने। सियोल से लॉस एंजलिस पहली फ़्लाइट, तापेई से होनोलुलु अमेरिका जाने वाली दूसरी फ़्लाइट, बैंकॉक से सैन फ्रांसिस्को तीसरी फ़्लाइट, टोक्यो से लॉस एंजलिस चौथी फ़्लाइट, हांगकांग से न्यूयॉर्क पाँचवीं फ़्लाइट, टोक्यो से शिकागो छठी फ़्लाइट, हांगकांग से न्यूयॉर्क सातवीं फ़्लाइट, सियोल से सैन फ्रांसिस्को आठवीं, ताइपे से फिर शिकागो नवीं, इसके अलावा हांगकांग से लॉस एंजलिस 10वीं, और सिंगापुर से न्यूयॉर्क 11वीं फ़्लाइट। ये 11 के 11 फ़्लाइट 21 से 22 जनवरी के बीच 1995 एशियाई देशों से उड़ान भरने थे, और इसके बाद इसके अंदर बॉम्ब रखना था, और बॉम्ब रखने के बाद हवा में ही इन सारे हवाई जहाज़ को उड़ा देना था। ये 21 और 22 जनवरी 1995 को पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले 15 दिन ठीक पहले, यानी 6 जनवरी 1995 को मनीला के एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में एक धमाका हो गया, और उस धमाके की वजह से पुलिस वहाँ पहुँच गई, और वो कंप्यूटर उनके हाथ लग गया जिसमें ओ प्लान बोजिंग का लिखा हुआ था, और उसकी फ़ाइल मिली, और उससे पता चला कि कैसे ये लोग प्लान कर रहे हैं। ये इनका पहला प्लान था कि 11 अमेरिकी प्लेन को उड़ाना। उससे पहले चूँकि ये 21 और 22 जनवरी 1995 को उड़ाना था, 21 एंड 22 जैन 1995, उससे पहले 15 जनवरी 1995 इनको एक साथ 3 ऐसे टारगेट दिए गए थे। दूसरा टारगेट था
बल्कि इससे पहले पहला टारगेट था पोप जॉन पॉल, जो मनीला में आने वाले थे नेक्स्ट वीक 6 के बाद 12 को, और उनका 13, 14, 15 को कुछ ऐसा फंक्शन था पब्लिक के बीच में। तो एक सुसाइड बॉम्बर को भेजना था पोप जॉन पॉल के पास, और वो पादरी बनकर जाना था, और पादरी बनकर पहुंचने के बाद करीब अपने आप को उसको उड़ा लेना था। तो पहला टारगेट पोप जॉन पॉल था, और उसकी वजह ये थी कि पोप जॉन पॉल को अगर इस तरीके से धमाके में उड़ाएं तो पूरी दुनिया की नज़र उधर जाएगी, और जब पूरी दुनिया की नज़र उधर जाएगी तो फिर वो आसानी से 11 अमेरिकन प्लेन को निशाना बनाकर और उसको उड़ा सकते हैं, क्योंकि सारे लोग, सारी एजेंसियां जांच में पोप जॉन पॉल के लगी रहेंगी और उनको दूसरी तरफ रास्ता खाली मिल जाएगा। तो ये इनका प्लान था। तीसरा ये था कि जब ये दोनों प्लान हो जाए तो CIA के हेडक्वार्टर में, वर्जीनिया में CIA हेडक्वार्टर के ऊपर एक प्लेन को बॉम्ब बनाकर नीचे गिराना था, सेम वैसे ही जैसे 9/11 में हुआ। तो ये 3 इनके टारगेट थे। लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि एक कमरे में हुए धमाके ने मनीला में इस फाइल को जग जाहिर कर दिया, और उसकी वजह से ये साजिश नाकाम हो गई। बाद में फिर अब्दुल हकीम मुराद को तो उसी वक्त पकड़ लिया गया था, क्योंकि वो कंप्यूटर बनाने के लिए आया था। रमज़ी यूसुफ को 1995 में, रमज़ी यूसुफ और खालिद शेख ये दोनों पाकिस्तानी थे, और मुराद जो था वो कतर का था। तो रमज़ी यूसुफ उसके बाद वहीं से, उसी दिन जिस दिन ये धमाका हुआ था मनीला में 6 जनवरी 1995 को, तो रमज़ी शेख और यूसुफ और खालिद शेख ये दोनों वहाँ से निकलकर पाकिस्तान पहुँच गए थे। पाकिस्तान जाने के बाद कहते हैं कि इन्होंने एक कोशिश की थी बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल करने की, वो नाकाम रहा। लेकिन फिर ये वहाँ पहुँचे। रमज़ी यूसुफ को फरवरी 1995 में पाकिस्तान में पकड़ लिया, और गिरफ्तारी के बाद उसको अमेरिका को सौंप दिया गया था, क्योंकि सारी साजिश अमेरिका की थी। फिर वहाँ पे मुकदमा चला और रमज़ी यूसुफ को उम्र कैद की सज़ा मिली, और वो आज भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट अमेरिकी जेल में काट रहा है। इसके बाद जो दूसरा शख्स था मुराद, उसको भी पकड़ा, उसको भी गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका को सौंप दिया गया, वो भी वहाँ पर उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। लेकिन खालिद शेख मोहम्मद नहीं पकड़ा, वो नहीं पकड़ा पाया, और वो ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड था। ये जो 9/11 की पूरी साजिश थी, ये कहते हैं कि खालिद शेख मोहम्मद के दिमाग की उपज थी, और ये उसी का आइडिया था कि प्लेन को कैसे हम बॉम्ब बनाकर गिरा सकते हैं। तो खालिद शेख 95 के बाद भी नहीं पकड़ाया। 2001 9/11 फिर होता है, और ठीक वैसे ही होता है जो 1995 में जिस तरीके की पूरी साजिश को सोचा गया था कि कैसे अमेरिका पर प्लेन को बॉम्ब बनाकर वहाँ पे बिल्डिंगों पे और ख़ास जगहों पे गिराया जाएगा। ये 1995 की थी। 6 साल बाद 9/11 को ठीक वही होता जो 95 में नाकाम रहा, और ये सारी चीज़ें खालिद शेख मोहम्मद की निगरानी में हुई, जो 95 में भाग गया था, पकड़ा नहीं जा पाया। तो 95 में जो नहीं हुआ वो 9/11 में हुआ। तो 2003 में खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान के रावलपिंडी के एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया। इसके बाद उसे अमेरिका को सौंप दिया गया। खालिद शेख मोहम्मद को डेथ पेनल्टी मिली है, मौत की सज़ा। हालांकि उसने उसको चैलेंज किया हुआ है, और अभी तक ये है कि उसको फांसी नहीं हुई है, मतलब सज़ाए मौत नहीं दी गई। अमेरिका में अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिक चेयर पे भी बैठाते हैं, जहर का इंजेक्शन भी देते हैं, फांसी भी देते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो जेल में है, ग्वांताना बे जेल में इस वक्त खालिद शेख मोहम्मद कैद है। ये वही खालिद शेख मोहम्मद है जिसने 1995 में ही हवाई जहाज़ के ज़रिए आतंकी हमले की पूरी साजिश बुनी थी, तैयार की थी, नाकाम रहा। लेकिन 6 साल बाद 9/11 के ज़रिए उसने उसको अंजाम तक भी पहुंचाया। तो यहीं पे अमेरिका पे ये सवाल उठता है कि जब 95 में पता था कि अमेरिका को निशाना बनाया जा सकता है हवाई जहाज़ के ज़रिए, तो अगले 6 सालों में अमेरिका ने अपने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए क्या किया? क्योंकि 9/11 एक दो लोगों की सिर्फ वजह से नहीं हुआ, अलग अलग बहुत सारे टेररिस्ट पहुंचे थे वहाँ पे। वहाँ के फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लिया, उन्होंने प्लेन उड़ाना सीखा, और फिर एक एक कर सारे एयरपोर्ट से उन्होंने प्लेन पे कब्ज़ा किया, और फिर हम सब जानते हैं कि क्या हुआ 9/11 को। तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी नाकामी की चीज़ है, क्योंकि जब उन्हें साजिश के बारे में पता था, और ये भी पता था कि आने वाले दौर में कभी भी ऐसा हो सकता है, तो शायद कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने लापरवाही बरती। हालांकि अब 9/11 के बाद बहुत ज़्यादा सख्ती भी है, और दूसरा अब लिक्विड बॉम्ब को भी ले जाना बड़ा मुश्किल है प्लेन में। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो जो लिक्विड आइटम होता है, चाहे वो तेल हो या शेविंग क्रीम हो या ऐसी चीज़ें हों, वो ले जाने नहीं देते। तो वो आपको
लगेज में ही ले जाने देते हैं, हैंड कैरी में आप नहीं ले जा सकते। तो ये सारी चीज़ें 9/11 के बाद हुई हैं। तो ये थी वो कहानी जो 9/11 6 साल पहले होना था, 6 साल बाद हुआ, और उसी खालिद शेख मोहम्मद ने इस पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। अब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले कुछ लोगों की आज भी हैं। ज़ैनब अज़ीज़ हैं, इनके फादर अब्दुल अजीज़ साहब ने भेजा है। तो इनका 12 सितंबर को बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ज़ैनब, हमेशा आप खुश रहें, अच्छे रहें। कोलकाता से हैं ये। इसके अलावा आज जिन लोगों का बर्थडे है उसमें उजाला विश्वकर्मा हैं, साक्षी लूथरा जी हैं, त्रिशाल लूथरा हैं, संजीव भट्ट हैं, सुहेल राणा हैं, डॉक्टर वेद प्रकाश, तो इसके अलावा राजीव सिंह। तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। इसके अलावा चंदन शर्मा और इनकी वाइफ जानू शर्मा, इनकी एनिवर्सरी है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, अच्छे रहिए। मनीष मुदगल है एक, और ये ऑपरेशन खुखरी और ऑपरेशन कैक्टस सुनना चाहते हैं। मुझे लगता है मैंने दोनों कहानी है सुनाई है, तो आप सर्च करेंगे तो आप मिल जाएगी मनीष साहब। इसके अलावा मोंटी प्रिंस हैं, और इनका ये सवाल था कल की कहानी पर कि अगर नैनो जल गया तो फिर सबूत कहाँ से पुलिस इकट्ठा करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नैनो जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ उसमें दोनों उसमें सवार थे, तो पहला लिंक तो यही जुड़ गया कि इसी नैनो का इस्तेमाल इन दोनों ने किया है। और चेसिस नंबर्स के ज़रिए ये पता चल गया कि ये नैनो कार कहाँ से ख़रीदी सेकेंड हैंड, तो वो लिंक भी उससे जुड़ गया। और बाकी फॉरेंसिक में चूँकि जब हिट होता है तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, फ्रंट रियर, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो केस में काम आती हैं आगे, तो इसलिए बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे। देवेंद्र कुमार शर्मा हैं, और ये बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर की मौत की कहानी सुनना चाहते हैं। पता नहीं मैंने सुनाया है कि नहीं, लेकिन अगर नहीं सुनाया तो देवेंद्र साहब जल्दी सुनाता हूँ। अमित कुमार हैं झझरिया से। इसके अलावा मिर्ज़ा फुरकान हैं, इन्होंने बाकायदा 7 दोस्तों के नाम लिखे हैं। इन्होंने कहा हम लुधियाना में एक साथ काम करते हैं और हमेशा एक साथ खाना खाते हुए आपकी कहानियाँ सुनते हैं। तो मिर्ज़ा फुरकान है, तारिक ख़ान है, शाकिर ख़ान है, आकिब ख़ान है, सैयद खालिद अली है, शाहबाज़ ख़ान है, आरिफ ख़ान है, पीलीभीत जहानाबाद की ये सब रहने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच एक साथ कहानी सुनने के लिए। शिवम ठाकुर हैं, राहुल अमीन हैं, शेखर कुमार हैं, इन्होंने बड़ा ही इमोशनल मेल लिखा है, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा गजानंद साहू हैं, और रामधुन सुथार हैं, रामधुन सुथार। इनका ये कहना है कि एंटीलिया केस में आपने बताया था कि 10,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, तो क्या 10,000 पन्ने में ऐसा क्या लिखा होता है? चार्जशीट होता क्या, चार्जशीट इतना लंबा क्यों होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है? मैंने पहले भी शायद बताया, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ। चार्जशीट किसी भी केस में जब पुलिस FIR दर्ज करती है, FIR के बाद दूसरा जो पड़ाव आता है वो चार्जशीट का। चार्जशीट के बिना अदालत में मुकदमा की सुनवाई शुरू नहीं होती है। चार्जशीट का मतलब जैसे आप नाम देखते हैं चार्ज एंड शीट, तो आपने जिसको पकड़ा है, जिसके खिलाफ आप केस बना रहे हैं, उसके खिलाफ क्या चार्जेस हैं। जैसे अगर सपोज़ उसने कत्ल किया तो फिर 302 होगा, अगर उसने साजिश रची है तो 120 भी शामिल होगा, उसने वेपन इस्तेमाल किया तो जो वेपन के उसमें धाराएँ हैं वो भी लगेंगी। तो पुलिस सबूत के आधार पर चार्जशीट तैयार करती है। अब चार्जशीट इतने हज़ार पन्ने के क्यों होते हैं? क्योंकि पुलिस को चार्जशीट में सिर्फ चार्जेस नहीं बतानी होती, उसे पूरी कहानी लिखनी होती है कि ये उस दिन निकला, इतने बजे का वक्त था, उसको यहाँ इसने जाते हुए देखा, फिर उसने गाड़ी ली, फिर बस पकड़ा, फिर ट्रेन पकड़ी, फिर साइकिल से गया, फिर वहाँ पहुँचा, फिर ये वक्त था, उसने ये कपड़े पहने हुए थे, फिर बाद में मौका वारदात से हमें हथियार मिला, उस पर उसके निशान हमने चेक कराए, फॉरेंसिक के लिए भेजा, गवाहों को पकड़ा। तो माइनर से माइनर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो चार्जशीट में होती है, इसलिए चार्जशीट बहुत लंबी होती है। और चार्जशीट आपने कहा कि 10,000 पन्ने का कौन पढ़ता है, तो जो वकील हैं दोनों तरफ से वो ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं चार्जशीट को पढ़ने के बाद आप अपनी केस को तैयार करते हैं और फिर अदालत में आप बहस करते हैं। तो चार्जशीट किसी भी मुकदमे की शुरुआत करने के लिए ज़रूरी है। बिना चार्जशीट के चार्ज फ्रेम नहीं होगा और मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन चार्जशीट में जो पुलिस ने अगर चार्जेस लगाए, मतलब अलग अलग सेक्शन लगाए, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है वही आखिरी है। अदालत चाहे तो उस चार्जशीट में पुलिस के लिखे हुए सेक्शन को, धाराओं को पलट सकती है और कह सकती है कि अगर आपने इसमें 5 धाराएँ लगाई हैं तो इसमें से 3 बेकार है, 2 ही लगेंगी, तो फिर 2 ही पे मुकदमा शुरू होगा। तो चार्जशीट पुलिस देती है, अदालत उसे मानती है कि नहीं मानती, अदालत के ऊपर है। तो आज कहानी में इतना ही है। आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।